नमस्कार। नई परख के अखबार नवीसी कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर बातचीत करूंगा। यह लेख श्यामलाल यादव के द्वारा लिखा गया है। इस लेख का शीर्षक है 45 years ago a जनता पार्टी फ्रैक्शन फॉर्म द बीजेपी। इस लेख में श्यामलाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के गठन की स्थितियों के बारे में बताया है। मेरी ये कोशिश होगी कि इस लेख को आधार बनाते हुए और राजनीति विज्ञान की अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के गठन की कहानी बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बड़े गर्व से मनाते हैं और ऐसा लगता है मानो इस दिन 6 अप्रैल 1980 को काफी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। कहानी कुछ और है। वह कहानी क्या है, वही इस प्रस्तुति में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन में यह कभी नहीं था कि वो सीधे तौर पर राजनीति में हस्तक्षेप करे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो इसका आरोप कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी लगा। सरदार पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया। उन्होंने सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को लिखे पत्र में यह कहा कि आरएसएस के कई सदस्यों ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर। आरएसएस पर जब प्रतिबंध लगा तो उसके बहुत सारे सदस्य जेल में गए। बाद में यह प्रतिबंध हटा क्योंकि आरएसएस के जो प्रमुख थे उन्होंने बहुत सारे वायदे किए उस समय के गृह मंत्री को। भारतीय संविधान को मानने का वायदा किया, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करने का वायदा किया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी और यह स्पष्ट होने लगा कि अगला चुनाव होने वाला है, तो आरएसएस के भीतर से कई सारे लोगों ने यह कहा कि आरएसएस को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन गोलवलकर इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस किसी भी तरीके से राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सरदार पटेल को वचन दिया गया था, लेकिन शायद इसका एक बड़ा कारण यह था कि गोलवलकर ये मानते थे कि राजनीति थोड़ा तुच्छ किस्म का काम है और वो जो काम कर रहे हैं वो समाज की नैतिक आभा को बढ़ाने वाला काम है या हिंदू जीवन दर्शन को समाज में स्थापित करने वाला काम है, इत्यादि। तो अब जब आरएसएस ने यह कहा कि वो सीधे तौर पर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेगा, तो फिर उपाय क्या था? उपाय यह था कि एक अलग से दल बनाया जाए। तो भारतीय जनसंघ का गठन अक्टूबर 1951 में किया गया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय, खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय नेहरू सरकार में मंत्री भी थे, जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख जैसे कई सारे लोग जुड़े और फिर उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय जनसंघ को मजबूती दी जाए। हम सब यह जानते हैं कि असल में भारतीय जनसंघ कभी भी एक बहुत बड़ा विपक्षी दल नहीं बन पाया। जो विपक्षी राजनीति का स्पेस था उसमें सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे और भारतीय जनसंघ के लोग भी थे। लेकिन वो पूरी जो कालावधि थी, वो पूरा जो समय था, वह नेहरू के आभा मंडल का समय था और कांग्रेस का वर्चस्व कायम था। नेहरू की मृत्यु के बाद 1967 में राम मनोहर लोहिया ने यह कोशिश की कि गैर कांग्रेसवाद के नारे के आधार पर गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ लाया जाए और अपनी इस कोशिश में उन्होंने जो भारतीय जनसंघ के नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, उन्हें भी अपने साथ जोड़ा। यह कोशिश पिछले कई वर्षों से चल रही थी और 1967 के चुनाव में जाकर इसे अमली जामा पहनाया जा सका। कई राज्यों के चुनाव में जो गैर कांग्रेसी दल थे उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन इस गठबंधन के प्रयोग के कुछ समय बाद ही राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। तो भारतीय जनसंघ की राजनीति चलती रही, लेकिन बहुत मजबूत दल के रूप में, बहुत मजबूत विपक्षी दल के रूप में यह खुद को स्थापित नहीं कर पाया। हाँ, यह जरूर था कि इसके कुछ नेता, मसलन अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय, अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को एक विचारवान राजनेता के रूप में, ओजस्वी वक्ता के रूप में स्थापित कर चुके थे। अब इस एक काल आता है इमरजेंसी का। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद सारे प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आरएसएस पर पाबंदी भी लगी। तो आरएसएस के भी कई लोग गिरफ्तार हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी गिरफ्तार हुए। और जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनावों की घोषणा हुई मार्च 1977 में, तो जयप्रकाश नारायण के पहल पर जनता पार्टी का गठन किया गया। जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें कई
गैर कांग्रेसी दल मिले। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और ओ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जैसे दल मिले और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी के गठन के तुरंत बाद तो उसे एक अलग से चुनावी चिन्ह नहीं मिला, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी होने वाले थे। तो सभी दलों ने भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। 298 सीटें मिली। इनकी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, लालकृष्ण आडवाणी जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्री बने। कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो कांग्रेस के भीतर से के सोशलिस्ट नेता थे, उन्हें एक चीज बड़ी परेशान करती जा रही थी। सत्ता का संघर्ष तो था ही, लेकिन उनके जो वैचारिक स्थिति थी वह भी परेशान कर रही थी, क्योंकि जो जनता पार्टी के भीतर पूर्व जनसंघ के नेता थे वो अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना संबंध कायम रखे हुए थे। तो बहुत सारे नेताओं ने, जिसमें मधु लिमे शामिल थे और भी कई नेता थे, उन लोगों ने सवाल उठाया कि असल में जो दोहरी सदस्यता है वह नहीं होनी चाहिए। अगर आप जनता पार्टी के सदस्य हैं, जो कि एक अलग राजनीतिक पार्टी है, जो गैर कांग्रेसवाद के आधार पर गठित हुई है, जिसका लक्ष्य लोकतंत्र को मजबूती देना है, समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे दल के भी सदस्य बने रहें। यह मसला धीरे 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 करके काफी गंभीर होता गया और इसके कारण से जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जो चौधरी चरण सिंह थे, उनके ग्रुप के नेताओं ने एक अलग जनता पार्टी बना ली। ये वही लोग थे जो कि दोहरी सदस्यता के मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रहे थे। तो उनकी सरकार भी बनी। कुछ समय तक सरकार चली, 1 महीने से भी कम समय तक, फिर चुनावों की घोषणा हो गई। तो एक जो जनता पार्टी बची रह गई, उसमें मोरारजी देसाई थे, उसमें चंद्रशेखर थे, उसमें जगजीवन राम थे और उसमें पूर्व जनसंघ के सदस्य भी थे। 1980 के चुनाव में जब सभी धड़े चुनाव लड़ रहे थे, जनता पार्टी के दोनों धड़े, कांग्रेस भी 2 भागों में बट चुकी थी, यानी कि एक कांग्रेस उर्स और एक इंदिरा कांग्रेस। तो सभी ने चुनाव में हिस्सेदारी की और इंदिरा कांग्रेस को एक बहुमत मिला। अब ऐसी स्थिति में एक अजीब स्थिति यह भी हो गई कि जो चरण सिंह की जनता पार्टी थी उसे 41 सीटें मिली और जहां बड़े बड़े नेता थे, पूर्व जनसंघ के नेता थे, उसे सिर्फ 31 सीटें मिली। तो उसके बाद भी जो ये ग्रुप था, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर थे, जिसमें पूर्व जनसंघ के नेता भी थे, वाजपेयी थे, आडवाणी थे और दूसरे कई नेता थे, वहां फिर से एक तरह की सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इस सत्ता संघर्ष में जगजीवन राम ने एक बार फिर से दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया और उन्होंने यह कहा कि जो भी लोग जनता पार्टी के इस धड़े के हिस्से हैं, उन्हें आरएसएस से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो लोग पूर्व जनसंघ से जुड़े थे, जो आरएसएस से संबंधित थे, उन्होंने जनता पार्टी का एक सम्मेलन बुलाया 6 अप्रैल 1980 के दिन। सम्मेलन में अटल बिहारी वाजपेयी को जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। यह कहा गया कि यही जनता पार्टी असली जनता पार्टी है। अब चंद्रशेखर, जो कि जनता पार्टी पर अपना कब्जा चाहते थे, वो सारे कागज वागज संभाल कर चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जनता पार्टी तो हमारी है और ये लोग तो बाहर के लोग हैं। चुनाव आयोग ने इस पूरे मसले पर गहराई से विचार किया और विचार करने के बाद 24 अप्रैल के दिन में उसने यह निर्णय दिया कि जो जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाएगी, वह वही जनता पार्टी होगी जिसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उसे भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाएगा। यह फैसला चुनाव आयोग ने दिया। तो सबसे मजेदार बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ था। कोशिश थी जनता पार्टी पर कब्जा जमाने की, लेकिन चूंकि यह नहीं हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि आप अपनी जनता पार्टी में भारतीय शब्द लगाइए। असल में ये खास तरह की प्रवृत्ति है कि जब भी कोई अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू करता है एक पार्टी से अलग हटकर, तो उसकी यह कोशिश होती है कि पुराने दल की जो विरासत है उसे वह अपने साथ रखे और इसे आप कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ममता बनर्जी की पार्टी को लेते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है और वो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। तो ममता बनर्जी ने कोशिश की कि जो कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव रहा है वह पूरी तरीके से गायब ना हो, जनता के बीच में एक अच्छी पहचान मिले। इसके लिए जरूरी है कि उनकी पार्टी के साथ भी कांग्रेस शब्द जुड़ा रहे। जनता दल के कितने सारे धड़े हुए और उन धड़ों में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल सेकुलर है, तो सबने अपने साथ जनता दल को रखा
क्योंकि इसके पीछे फिर से यह एक चाह थी कि उनकी पार्टी को एक जो पुरानी विरासत है, पुरानी धारा है, उससे जोड़कर देखा जाए। तो यही कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भी थी कि वे जनता पार्टी पर अपना कब्जा कर लें और जनता पार्टी को एक ऐसे पार्टी के रूप में स्थापित कर दे जिसका आरएसएस से संबंध है। लेकिन यह कोशिश चल नहीं पाई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ में जनता पार्टी का अनुसरण करते हुए ही गांधीवादी समाजवाद को अपना लक्ष्य रखा। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इनका प्रदर्शन बड़ा खराब रहा और फिर से इन्होंने अपने आप को जो आरएसएस का कोर एजेंडा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसकी तरफ मोड़ दिया। वो फिर एक लंबी कहानी है जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज के इस पूरे कार्यक्रम का लक्ष्य यही था कि मैं आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के गठन के बारे में जो एक अजीब सा एक ट्विस्ट है उससे परिचित करा पाऊं कि असल में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया ही नहीं जाना था। लक्ष्य तो था जनता पार्टी पर कब्जा करने का, पर चूंकि वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो अनजाने में एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया और यही वह पार्टी है जो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से भारत में अपने शासन को कायम रखने में सफल हुई है। 2 लोकसभा चुनाव में इसे पूर्ण बहुमत मिला और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में उसमें इसके नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस पूरे वर्णन से आप भारतीय जनता पार्टी के गठन में आए एक रोचक पहलू के बारे में एक समझ बना पाए होंगे। हम फिर मिलेंगे और किसी एक अन्य लेख के आधार पर हम यह कोशिश करेंगे कि राजनीति के ज्ञान का कोई और पहलू हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। अखबारनवीसी के इस अंक को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।